साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको वसंत भाग 2 का 19वां चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। छात्रों, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटकर भारत आते हैं तो वे गुजरात के शहर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। उस आश्रम की स्थापना में जो भी खर्चे आते हैं उन सब के विवरण यहाँ पर दिए गए हैं। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि महात्मा गांधी जी कितनी सूझबूझ के साथ इन सारे व्ययों को दिए हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखना ये है कि छात्रों, ये जो लेख है ये महात्मा गांधी के दौर का है, उस समय का है जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, जिस समय इस देश को आजाद कराने का प्रयास चल रहा था। उस समय जो रुपए का दाम है वो आज के अगर समय से आप तुलना करेंगे तो इस चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को समझने के लिए उस समय की स्थितियों को हमको समझना चाहिए। जैसे कि आज के समय में आप कोई भी छोटी सी छोटी चीज लेंगे उसके दाम ज्यादा हैं, लेकिन उस दौरान उन्हीं चीजों के दाम बहुत कम हैं। तो इन चीजों को जब आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से उस समय के दौर में कितने कम खर्चे में बहुत सी चीजें मिल जाती थीं, लेकिन आज उस प्रकार की स्थितियां नहीं हैं। लगातार महंगाई बढ़ी है और जो रुपए का अवमूल्यन हुआ है, रुपए का दाम कम हुआ है, इन चीजों का प्रभाव आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। आइए चैप्टर को समझते हैं। छात्रों, आरंभ में संस्था या आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। छात्रों, यहां पर महात्मा जी कहते हैं, महात्मा गांधी जी, कि अगर किसी आश्रम की हम स्थापना करते हैं, आश्रम बनाते हैं, तो मानिए कि लगभग अगर 40 लोग हैं तो उनको लेकर के हम एक संस्था, एक आश्रम संचालित कर सकते हैं। लेकिन इसमें आगे आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ने की संभावना है, इसमें और भी लोग आ जा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर दिया है कि आने वाले समय में इसमें 50 लोग तक हो सकते हैं। वो आगे कहते हैं कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ। तो छात्रों, इसी में और आगे वो बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये आश्रम बनता है, आश्रम संचालित होता है, तो ये मानिए कि हर महीने का अगर औसत हम ले लें वर्ष भर का, तो लगभग 10 अतिथि मतलब मेहमान हमारे यहाँ आ सकते हैं। अतिथि मतलब मेहमान, जैसे आपके घरों में लोग आ जाते हैं आपके नाते रिश्तेदारी के, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका जब आश्रम होता है वहां पर भी विभिन्न स्थानों से लोग आ सकते हैं। तो इसलिए यहां पर जैसे कि उस समय छात्रों आजादी आंदोलन चल रहा था और आजादी आंदोलन को संचालित करने के लिए जरूरत यह थी कि लोग एक स्थान पर रहें और एक स्थान पर रहने के लिए आश्रम की आवश्यकता थी। इसीलिए महात्मा गांधी एक प्रयास करते हैं कि लोग एक स्थान पर रहेंगे तो अच्छे से आंदोलन को संचालित कर सकेंगे और एक स्थान से किसी भी कार्यक्रम में जाना आसान होता है। तो इसलिए इस प्रकार के आश्रम की जरूरत थी उस समय। तो आगे क्या कहते हैं कि इनमें 3 या 5 सपरिवार भी हो सकते हैं जो लोग आएंगे बच्चों। तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो सपरिवार आएंगे, जिनमें उनके परिवार के लोग होंगे, उनकी मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो परिवार के लोग आएंगे। इसलिए ऐसे स्थान की व्यवस्था किया जा सके, ऐसे स्थान इस प्रकार से व्यवस्था की जाए जिससे कि परिवार वाले लोग अलग रहें, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जो शेष लोग होंगे, जो अकेले व्यक्ति कोई आता है, ऐसे व्यक्तियों को एक स्थान पर रख दिया जाए कि सभी एक साथ रहेंगे। लेकिन
जो परिवार के लोग होंगे उनको अलग रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से महात्मा जी बता रहे हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी। वो कहते हैं अगर इतने लोगों को रहना है आश्रम में तो हमको कम से कम 3 रसोई घर चाहिए, 3 किचन चाहिए, और जो ये मकान जो बनेगा, जो आश्रम बनेगा, उसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा, 50,000 वर्ग फुट। तो इतने अगर क्षेत्रफल में बनाया जाए तो वहां आसानी से लोग रह सकते हैं। इसके अलावा और चीजें वो बता रहे हैं, 3,000 पुस्तकें चाहिए और उनको रखने के लायक पुस्तकालय और अलमारियां चाहिए। कह रहे हैं कि जो लोग आश्रम में आएंगे उनके पढ़ने के लिए अच्छा पुस्तकालय होने चाहिए और उसमें पुस्तकें कितनी होनी चाहिए, लगभग 3,000 पुस्तकें चाहिए। आगे देखिए, कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के लिए औजार चाहिए, इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। छात्रों, यहां पर महात्मा गांधी जी ये बता रहे हैं कि जब आश्रम हम संचालित करेंगे तो उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, साग भाजी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जरूरत ये है कि हमारे पास कम से कम जमीन ऐसी हो जिस पर हम खेती कर सकें, और वहां पर कार्य करने वाले, वहां पर वर्क करने वाले लोग कितने हों, लगभग 30 लोग उसमें काम कर सकें। और जो काम करेंगे लोग, उनके लिए जरूरत ये है कि कुछ फावड़े हों, कुछ कुदालियां हों, कुछ खुरपे हों, जिससे कि वहां की मिट्टी को उसमें खुदाई की जा सके, उसमें बीज बोए जा सकें, और निराई गुड़ाई करने के लिए खुरपे हों। तो इन जो भी जरूरत है, जिन भी औजारों की जरूरत है, ये भी होने चाहिए। देखिए, जो कुदालियां हैं, कुदालियों इस प्रकार की कुदालियां होती हैं, फावड़े इस प्रकार के होते हैं, खुरपे इस प्रकार के होते हैं, जिससे कि किसान अपनी जमीन को खोद करके वहां पर बीज बोता है। या कि आप देखे होंगे घरों में इन जो खुरपियां होती हैं, इनके माध्यम से क्या करते हैं, जो आपका बगीचा होता है, जहां पर आप देखे हैं गांव में आप लोग देखेंगे फावड़े के माध्यम से, या आप यहाँ पर शहर में हैं, शहर में देखिए जो किचन गार्डन आपके घर में होगी तो खुरपी का प्रयोग करके आप लोग वहाँ पर कुछ चीज़ें लगाते हैं, जैसे साग सब्जी कुछ लगा लेते हैं, कुछ लोग अपने यहाँ फूलों की बागवानी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप करते हैं, तो तब भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसुले, 5 छोटी छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतन कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा, मोची के औजार। तो छात्रों, एक बात और कि यहाँ पर महात्मा गांधी कह रहे हैं कि बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। बढ़ईगिरी मतलब जो लकड़ी का कार्य करते हैं, जो लकड़ी के माध्यम से बहुत सी चीजें बनाते हैं। तो लकड़ी के काम के लिए वो कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार के औजार भी होने चाहिए, जैसे कि लकड़ी में कील ठोकने के लिए इस प्रकार के हथौड़े की जरूरत होती है, लकड़ी को चीरने के लिए, फाड़ने के लिए इस प्रकार के वसुले की जरूरत होती है, और छोटी छोटी हथौड़ियाँ होती हैं जिनके माध्यम से आप लकड़ी में कील ठोक सकते हो। एरन हैं, एरन के माध्यम से लकड़ी को काटने के लिए, और छोटी छोटी छेनियाँ हैं जो कि अगर आपको लोहे की कोई चीज़ काटना है तो उसके लिए, लकड़ी को चिकना करने के लिए इस प्रकार के रंदे का प्रयोग किया जाता है, सालनी का प्रयोग करते हैं, केतनियाँ प्रयोग करते हैं, छोटी छोटी बेधनियाँ का, और आरियों का प्रयोग हम लकड़ी को काटने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लकड़ी में, तो वो औजार हमारे पास होने चाहिए। अब बात यह है कि औजार ये किस लिए चाहिए। अब देखिए, अगर आश्रम बनेगा तो उसमें तमाम चीज़ें बनाने के लिए, संचालित करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ महात्मा गांधी हमेशा ये इस बात पर जोर देते थे कि अपना कार्य स्वयं करो। तो जो वहाँ पर लोग रहेंगे उनके पहनने के लिए कपड़े चाहिए, तो
कपड़े बुनने के लिए चरखा चाहिए, तो चरखों को बनाने के लिए भी लकड़ी की जरूरत होती है और लकड़ी के माध्यम से ही आप चरखों को बना पाएंगे। और चरखों को बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास इस प्रकार के औजार हों, जो बढ़ईगिरी के करने वाले औजार हैं, तभी तो आप इस प्रकार की चीजें बना पाएंगे। और साथ ही साथ जब आश्रम बनाया जाएगा तो उसमें भी लकड़ी का बहुत से कार्य होता है, बहुत से कार्य हैं जो किए जाएंगे। इसलिए इन चीजों को बनाने के लिए ऐसे जो भी औजार हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मोची के औजार भी होने चाहिए। इतने लोग अगर आश्रम में रहेंगे तो उनके जूते हैं वो फटेंगे, कभी जो स्लीपर हैं, चप्पल पहनते हैं, वो टूटेंगे, तो उनको बनाने के लिए भी इस प्रकार के औजार चाहिए, जिससे कि वो लोग अपना आसानी से बना सकें और बाहर जाकर के कार्य ना करवाएं, अपना कार्य स्वयं लोग करें। छात्रों, जैसा कि मैं बता रहा था कि महात्मा गांधी जी हमेशा इस बात पर बल देते थे कि अपना कार्य स्वयं करो, इसलिए इस प्रकार के सारे औजारों की जरूरत थी और इसीलिए वो व्यवस्था करना चाहते थे। आगे देखिए, मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपए खर्च आएगा। छात्रों, मैं शुरुआत में ही आपको बताया था कि आज के समय से आप बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आज 5 रुपए के आपको सामान्य सी कोई छोटी चीज लेंगे वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो इतने अगर सारे औजार अगर आपको खरीदने हैं तो 5 रुपए में कैसे मिल सकते हैं। आज के समय में आप एक हथौड़ा भी खरीदने जाएंगे तो आपको 200-250 रुपए में मिलेगा। बसुला अगर खरीदने जाएंगे तो 500-1000 के रुपए का पड़ेगा। तो इस प्रकार की आज क्या है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। उस समय लेकिन जिस दौर की यहाँ पर महात्मा गांधी जी बात कर रहे हैं, उस दौरान ये सारी चीजें 5 रुपए में मिल सकती थी, लेकिन आज नहीं मिल सकती हैं। इसलिए आज के समय से इसकी तुलना मत करना आप। आगे देखिए, रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। अब कह रहे हैं कि अगर रसोई घर के लिए जो सामान हमको खरीदने हैं उसके लिए हमको कितना खर्च आएगा, 150 रुपए। ठीक, आगे स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूं। वो कहते हैं कि मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूं। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपए आएगा। यहां पर महात्मा गांधी जी ये बता रहे हैं कि अगर आप इस प्रकार से लोगों को रखेंगे और अगर मान लीजिए आपका आश्रम दूर है और स्टेशन से लाने ले जाने के लिए लोगों को जरूरत होगी किसकी, हमारे पास बैलगाड़ी हो या घोड़ा गाड़ी हो, जिससे कि हम जो भी लोग आ रहे हैं आश्रम उनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकें। वो कहते हैं कि जो खाने पीने की व्यवस्था है उस पर अगर हम देखें तो वो कहते हैं, मैं अनुमान ये लगा रहा हूं कि 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति खर्च आएगा। उनका ये हिसाब है कि अगर एक व्यक्ति पर हम 10 रुपए प्रति महीने के हिसाब से खर्च लूं तो लगभग ऐसे ही पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पहले वर्ष में ये खर्च निकल पाएगा या नहीं। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6000 रुपए आएगा। अगर वर्ष भर 50 लोग लगभग हमारे यहाँ आश्रम में आएंगे, जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो लगभग 6000 रुपए खर्चा आएगा। तो इस प्रकार से वो एक अनुमान लगा रहे हैं कि अगर इतने लोग ठहरेंगे, इतने लोग यहाँ पर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे तो लगभग 6000 रुपए में हो जाएगा वर्ष भर का। लेकिन एक बात वो कहते हैं कि मुझे ये एकदम अंदाजा नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है कि ये पैसा हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के आश्रमों को संचालित करने के लिए लोगों से चंदे लिए जाते थे। लोग जो ऐसे आश्रम हैं लोगों के चंदों पर ही आश्रित होते थे। उस समय जो जमींदार थे वो भी कुछ चंदे देते थे, या सेठ साहूकार जो होते थे वो भी चंदे देते थे, या आम जनता के बीच में भी कुछ इस प्रकार से चंदे वसूले जाते थे इस प्रकार के आश्रमों को संचालित करने के लिए।
तो वही वो कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह सकता कि इस प्रकार का खर्चा निकल पाएगा या नहीं। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। छात्रों, इस प्रकार से वो कहते हैं कि मुझे मालूम हुआ है, मुझे पता चला है कि कुछ लोगों की इच्छा इस प्रकार से है कि यह पहला प्रयोग अहमदाबाद में ही किया जाए। अगर इस प्रकार से अगर अहमदाबाद में हम इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो ये सारा खर्च अहमदाबाद को ही उठाना पड़ेगा। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसी को इस सारे चीज का खर्चा उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जुटा लूंगा। वो कहते हैं कि मैं तो ये चाहता हूं कि अहमदाबाद मुझे जो भी जमीन है, मकान है, वो सारी चीजें मुझे दे दे। अगर ये सारी व्यवस्था अहमदाबाद कर देता है तो मैं ये खाने पीने का जो भी सामान की बात है, जो ऊपर बात की गई थी, वो सारी व्यवस्था मैं दूसरे स्थानों से कर लूंगा या और किसी माध्यम से कर लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए या इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारा कुछ विचार इसमें बदलता है, परिवर्तित होता है, हमारा जो भी कार्य है परिवर्तित होता है, तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ दिनों का खर्च अहमदाबाद इसका उठाए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर अहमदाबाद इन तमाम खर्चों को उठाने के लिए तैयार ना हो तो मुझे जमीन दे दे, हमको घर बना के दे दे और चीजें हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। छात्रों, वे एक बात और कहते हैं कि ये जो भी आपको मदें दिखाई देती हैं, जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जो भी मैंने तैयार करके ऊपर बताया है, ये मैं इतनी जल्दबाजी में तैयार किया हूं कि हो सकता है इसमें कुछ चीजें छूट भी गई हों, कोई चीज ना भी हो। और यहाँ की जो स्थानीय स्थितियां हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, क्योंकि वो उस समय विदेश से रहकर आए थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे यहाँ पर, इसलिए यहाँ की स्थितियों के बारे में ज्यादा वो नहीं जानते थे कि किस प्रकार से खर्चे आएंगे। लेकिन उनका अनुमान था कि इस प्रकार से ही हो सकता है। कहते हैं कि हो सकता है जल्दबाजी में किसी वजह से कोई गलतियां भी हो गई हों, भूलें भी हुई हों, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो मदों में खर्च इस तरह से होगा। वो कहते हैं कि अगर अहमदाबाद शहर ये तमाम खर्चे उठाना चाहे तो इस प्रकार के खर्चे होंगे मदों में। मदों मतलब अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्चे आएंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो मदों की बात आई है, इसको ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर मदों की बात है कि मतलब वस्तुओं की बात है कि अगर अलग अलग वस्तुएं हम खरीदें तो कितने खर्च आएंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि किराया, बंगला और खेत की जमीन, जो किराया लगेगा, जो भी बंगला मिलेगा, जो भी आश्रम बनेगा और उसकी जो खेत की जमीन हो और उस आश्रम के लिए जो जमीन है, उस सब का जो खर्च है, किताबों की अलमारियों का खर्च, अगर किताबों के लिए अलमारी की व्यवस्था की जाएगी उसके लिए जो खर्च आएंगे, बढ़ई के औजार के लिए जो खर्च आएंगे, मोची के औजार के लिए जो भी खर्च आएंगे, इस प्रकार के जो भी खर्चे आएंगे उनकी बात वो कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 1 वर्ष के लिए खाने का जो खर्च होगा वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। 6,000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजों की बात वो कर रहे हैं कि अगर अहमदाबाद ये सारी चीजें करना चाहता है तो इस प्रकार के खर्चे आएंगे। एक बात और यहाँ देखिए, घरेलू सामान के बारे में महात्मा गांधी ने कुछ चीजें यहाँ पर दिया है कि अगर आश्रम आपको संचालित करना है तो इस प्रकार के घरेलू सामान आपको खरीदना होगा। एक आश्रम को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे
तो महात्मा गांधी जी के सूझबूझ का आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एक घर को या एक आश्रम को संचालित करने के लिए किन किन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे आप अपने घरों में देखते हैं कि मम्मी पापा आपके किस प्रकार से घर को संचालित करने के लिए तमाम चीज़ें व्यवस्था करते हैं या आपके घरों में तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आश्रम को संचालित करना है, वहाँ पर बहुत से लोग रहेंगे, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो घरेलू सामान यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, उनका नाम मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने योग्य। जो गंजे होते हैं आप देखे होंगे शादी विवाह में बड़े बड़े होते हैं, भगोने होते हैं और उसमें भोजन बनते हैं। तो इस प्रकार के वो कहते हैं कि 4 पतीले हमको चाहिए जिनमें 40 आदमियों के लिए भोजन बनाया जा सके। 2 छोटी पतीलियाँ चाहिए 10 आदमियों के योग्य। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाही, 10 रतन खाना पकाने योग्य, रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूंथने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तइयाँ, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेजें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवादें, 6 काले तख्ते, 6 रैंक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बंबई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइयाँ, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियाँ। तो इस प्रकार के छात्रों वो सारी सामग्री जो घर के एक उपयोग के लिए, एक आश्रम के उपयोग के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ों की बात करते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। आगे वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औजार की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी जो सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। छात्रों इस प्रकार से वो बताते हैं कि मेरा ख्याल ये भी है कि अगर हमें लुहार मतलब जो लोहे का कार्य करने वाले लोग होते हैं, राजमिस्त्री अर्थात जो घर बनाते हैं, उनके भी औजारों की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। दूसरे बहुत से औजार भी हैं जिनका हिसाब इनमें नहीं दिया गया है। मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च इसमें शामिल नहीं किया है। जो शिक्षा से संबंधित सामान हैं उन सामानों को मैंने इसमें सम्मिलित नहीं किया है। इस प्रकार से वो बताते हैं। छात्रों शिक्षण के सामान के लिए वो बोलते हैं कि लगभग हमको 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम बुनाई के जो अपने हाथों से बुनाई का कार्य करना है वो कर सकें, लोगों को सिखा सकें कि किस प्रकार से बुनाई करना है। तो इन तमाम चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार से छात्रों इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी बहुत ही अच्छे से आश्रम को किस प्रकार से संचालित किया जा सकता है और आश्रम को संचालित करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। छात्रों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।